नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिजिक्स बाय एसएल बेनीवाल यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं शंकरलाल बेनीवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स, एसबीडी गवर्नमेंट कॉलेज सरदार शहर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बीएससी तृतीय वर्ष की न्यूक्लियर फिजिक्स की प्रथम यूनिट। इसके पूर्व वीडियो में हम ये जान रहे थे कि न्यूक्लियस आपकी क्या है और न्यूक्लियस की जो मेन प्रॉपर्टीज़ हैं उसके बारे में एक छोटी सी परिचर्चा हमने की थी। तो नाभिक की स्ट्रक्चर यानी नाभिक किस प्रकार का होता है ज्ञात करने के लिए एक रदरफोर्ड स्कैटरिंग मॉडल यानी रदरफोर्ड ने एक मॉडल दिया था। उसने क्या किया, सोने की एक पतली पिन्नी पर अल्फा कणों की क्या करवाई, बौछार करवाई और जो भी वेरियस टाइप ऑफ पैरामीटर थे उनके बीच में क्या डिफाइन किया, कुछ रिलेशन डिफाइन किया और उससे कुछ क्या निकाला, कंक्लूजन निकाला। और ये कहा कि जो एटम है उसका जो ज़्यादातर पार्ट है वो क्या है, आपका खाली है, स्पेस आपका खाली है, तथा छोटे से पार्ट में क्या है, संपूर्ण जो द्रव्यमान है वो केंद्रित है, जिसको उसने क्या कहा, नाभिक कहा। अब देखिए यहाँ पर जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं चल रहा हूँ, तो जो पर्सन है वो किस प्रकार का आता है, तो मैंने लिखा है रदरफोर्ड प्रकीर्णन के क्या अभिग्रत हैं, पोस्टुलेट्स ऑफ रदरफोर्ड स्कैटरिंग, पोस्टुलेट ऑफ रदरफोर्ड स्कैटरिंग या व्हाट इज पोस्टुलेट्स ऑफ रदरफोर्ड स्कैटरिंग। फाइंड आउट रिलेशन बिटवीन इम्पैक्ट पैरामीटर एंड स्कैटरिंग एंगल, यानी आपको प्रकीर्णन कोण थीटा और संघट्ट प्राचल बी में संबंध ज्ञात करना है। तो व्हाट इज रिलेशन बिटवीन इम्पैक्ट पैरामीटर एंड स्कैटर एंगल थीटा, तो ये रिलेशन भी डिफाइन करेंगे। तो ये एक आपका कंप्लीट क्वेश्चन है जो मैं आपको आज करवाऊंगा। तो देखिए रदरफोर्ड जो स्कैटरिंग है उसके मेन जो पोस्टुलेट्स हैं वो क्या हैं, ये हम यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए जब कोई भी रेडियो एक्टिव सोर्स है, उस सोर्स से जब अल्फा पार्टिकल क्या करते हैं, धातु की पतले पन्ने पर गिराए गए, तो अल्फा कण क्या हो गए, अपने मार्ग से विक्षेपित हो गए यानी स्कैटर्ड हो गए। इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकीर्णन कहते हैं। यानी अगर मूल मार्ग से हट के अलग मार्ग अपना लें तो इस घटना को क्या कहा, स्कैटरिंग कहा। अब ये स्कैटरिंग थी, उस स्कैटरिंग की व्याख्या के लिए रदरफोर्ड ने कुछ मेन पोस्टुलेट्स जो दिए थे वो क्या माने, उसने ये माने कि परमाणु का समस्त जो धनावेश है उसके केंद्र के अलग भाग में केंद्रित होता है, जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस आपका कहाँ पर है, केंद्र, और हाई डेंसिटी वाला भाग है, अलग भाग में क्या है, मास केंद्रित है, उसको क्या कहा गया, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस की खोज किसने किया, रदरफोर्ड ने की है। और किस एक्सपेरिमेंट से, रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग से। और ये प्रयोग सन 1911 में किया गया। अब सेकंड जो आपका पोस्टुलेट है वो है अल्फा कणों की तुलना में नाभिक क्या होता है, भारी होता है। यानी ये जो आपका न्यूक्लियस था, यानी ये जो आपकी गोल्ड फॉइल जो ली उसका ये अल्फा पार्टिकल ऐसे टकराएगा, तो इसके मुकाबले में ये जो गोल्ड का न्यूक्लियस था वो क्या था, भारी था। ये माना गया कि ये भारी है। तो ये टक्कर के बाद क्या रहता है, स्थिर रहता है। बात सीधी सी इतने, टक्कर के बाद क्या रहता है, स्थिर रहता है। ओके। अब जो प्रकीर्णन है, स्कैटरिंग है, वो अल्फा कण में नाभिक के बीच कूलाम प्रतिकर्षी अन्योन्य क्रिया के कारण होती है। किसके कारण होती है, अल्फा कणों नाभिक के बीच कूलाम प्रतिकर्षी अन्योन्य क्रिया के कारण होती है। कैसे होती है, देखिए ये अल्फा पार्टिकल है, इसके पास जो चार्ज है वो 2e है, और ए यू जो है आपका गोल्ड है उसके पास मान लें आपके जेड 89 होता है वैसे, तो जेड ई अगर चार्ज मान लें, अगर कोई भारी नाभिक है, हैवी न्यूक्लियस है, तो इन दोनों के बीच में आपको पता है कि जो न्यूटन का सॉरी कूलाम का जो फॉर्मूला है K(Q1Q2/R², यानी जो आपका कूलाम प्रतिकर्षी बल है, उस प्रतिकर्षी बल के फलस्वरूप ये आपकी स्कैटरिंग होती है। अल्फा पार्टिकल एंड न्यूक्लियस आर पॉइंट
यानी ये दोनों ही क्या होते हैं, नाभिक और अल्फा पार्टिकल को क्या माना जाता है, बिंदु माना गया। तो ये मेन पोस्टुलेट्स हैं आपके चार जो यहाँ पे दिए गए हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे। सेकंड आपका जो प्रश्न था वो था कि व्हाट इज रिलेशन बिटवीन स्कैटरिंग एंगल एंड इम्पैक्ट पैरामीटर। तो स्कैटरिंग एंगल थीटा, तो इम्पैक्ट पैरामीटर बी में क्या रिलेशन होता है, इम्पैक्ट पैरामीटर को बी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, तो हम ये दोनों पहले जान लें कि ये है क्या चीज़ जिनके बीच में हमें रिलेशन डिफाइन करना है। ये आपका न्यूक्लियस, सॉरी यहाँ पे जो स्पेलिंग है वो आपकी करेक्ट करना है। न्यूक्लियस की स्पेलिंग न्यूक्लियस की स्पेलिंग ये हो गया आपकी, ठीक है। ई एच लगाया, शायद ये दिख नहीं रहा है मेरे को कम्प्लीटली। यू एस नहीं, यू एस है, ई एस नहीं, ठीक है। न्यूक्लियस, तो ये अल्फा पार्टिकल आपका, अल्फा पार्टिकल, और ये आपका न्यूक्लियस। ओके, अब देखिए यहाँ पे ये पार्टिकल अगर अन्योन्य क्रिया नहीं करता तो इसका मार्ग ये होता। ओके, और यहाँ पे इंट्रैक्शन हुआ, ये इसका पॉइंट, ये इसका पॉइंट। ओके, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, अपने डायरेक्शन से क्या हो गया, डायरेक्शन इसने चेंज की, डायरेक्शन चेंज की, तो ये जो एंगल है, जो मूल अगर ये प्रकीर्णन नहीं होता तो यह आपतित और प्रकीर्णित जो अल्फा कण है उन दोनों के बीच का जो एंगल है उसको क्या कहते हैं, स्कैटरिंग एंगल कहते हैं। यानी स्कैटर्ड पार्टिकल, एंगल बिटवीन स्कैटर्ड पार्टिकल एंड इंसिडेंट अल्फा पार्टिकल क्या है आपका, स्कैटर्ड एंगल है आपका, ठीक है। थीटा, जिसका नाम मैंने क्या दिया है, थीटा दिया। तो ये एंगल है, इस एंगल के बीच में हमें एक तो ये एंगल है। अब इम्पैक्ट पैरामीटर क्या है, संघट प्राचल क्या है, वो दूरी है। देखिए ये दूरी क्या है आपकी, ये यहाँ देखिए आपका न्यूक्लियस बी हमने दिए कि अगर इंट्रैक्शन नहीं होता, अगर इंट्रैक्शन नहीं होता तो वो न्यूनतम दूरी है जहाँ से आपका पार्टिकल क्या होता, गुजरता। तो यानी अल्फा पार्टिकल, इंसिडेंट अल्फा पार्टिकल एंड जो आपके केंद्र से जाती हुई उसकी पैरेलल जो लाइन है, उन दोनों के बीच की जो दूरी है उसको क्या कहते हैं, इम्पैक्ट पैरामीटर बी कहते हैं। वो दूरी जिससे अल्फा कण नाभिक के पास से गुजरता, अगर अन्योन्य क्रिया क्या होती, शून्य होती, को संघट प्राचल कहते हैं, इंट्रैक्शन। लेकिन अन्योन्य क्रिया क्या नहीं है, जीरो तो है नहीं। इस कारण से अल्फा कण अपने पथ से विचलित होकर अति प्रबल्य पथ पर गमन करता है। अब अति प्रबल्य पथ पर हाइपराबोलिक पाथ कैसा होता है इसका, हाई पैराबोलिक। ये पर्सन कंपटीशन एग्जाम में भी आ जाता है कि जो अल्फा स्कैटरिंग होती है उसमें अल्फा पार्टिकल का पाथ क्या होता है, तो पाथ होता है हाई पैराबोलिक। तो हाई पैराबोलिक पाथ अगर है तो हाई पैराबोलिक पाथ क्यों है, क्योंकि जो फोर्स है, इंट्रैक्शन है, वो दूरी के कौन सी घात के रेसिप्रोकल है, आपका स्क्वायर के रेसिप्रोकल है, या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। तो अगर आपके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो ये किस प्रकार का पाथ बनाएगा, अति प्रबल्य पाथ बनाएगा। अब देखिए नाभिक भारी और स्थिर है, नाभिक भारी भी है और स्थिर भी है, नाभिक भारी भी है और स्थिर भी है। इस कारण से अल्फा जो पार्टिकल है उसकी प्राइमरी और जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो क्या रहेगी, आपकी समान रहेगी। पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, प्रारंभिक और अंतिम जो गति जो ऊर्जाएं होंगी वो समान होंगी। यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टेंस अगर ले लें आप, यहाँ पे पास में हो सकता है यहाँ चेंज हो आपकी, क्योंकि यहाँ पे फोर्स लग रहा है और वो फोर्स F इक्वल टू 1/r² है। तो U प्रोपोर्शनल टू 1/, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। देखिए ये अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो ये पोटेंशियल एनर्जी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो बहुत ज़्यादा दूरी के लिए आप कंसिडर अगर कर लें तो यहाँ पे अगर ज़्यादा दूरी के लिए कंसिडर करेंगे P1, तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी और यहाँ जो काइनेटिक एनर्जी है जो आपके अल्फा पार्टिकल है उस अल्फा पार्टिकल की क्या होगी, समान होगी। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अगर समान होगी तो आप एक रिलेशन जानते हैं P²/2m। तो ये प्रारंभिक पोजीशन है और ये सेकेंडरी P²/2m। मास आपका अल्फा पार्टिकल है तो मास बराबर होगा, इसका मतलब जो संवेग का जो मैग्नीट्यूड होगा अल्फा पार्टिकल का वो क्या होगा, इक्वल होगा, वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो P1
एंड P2 का मोड इक्वल टू mv, मास एंड वेलोसिटी। ओके, तो यहाँ से टक्कर से पूर्व यानी जो इम्पैक्ट हुआ है उससे पूर्व का समय और बाद का समय क्या होगा, बराबर होगा। अब मैंने यहाँ पे क्या लिया, वेक्टर रूल का सहारा लिया। कौन सा, ट्रायंगल वेक्टर रूल। ट्रायंगल वेक्टर रूल में देखिए यहाँ से P1 ये है, मैं अगर इसको विस्तार पूर्वक देखूँ, P1 ये है और सदिश ये कहता है कि किसी सदिश को एक जगह से दूसरी जगह प्रतिस्थापित किया जा सकता है। तो मैं यहाँ से P2 को उठाऊँ और मैं यहाँ पे रिप्लेस कर दूँ इसको, तो ये आपका जो डायग्राम है P1 सदिश और P2 सदिश, और दोनों के बीच के एंगल को आप क्या कहते हैं, स्कैटरिंग एंगल कहते हैं। तो ये जो चेंज आएगा डायरेक्शन में डेल P, इसको मैं डेल P लिखूँ। ओके, और डेल P लिखा तो सदिश रूल से देखें, ट्रायंगल रूल से देखें, P1 और P2 सेम डायरेक्शन में, P1 एंड P2 सेम डायरेक्शन में। अगर P1 एंड P2 सेम डायरेक्शन में हैं तो आपके पास P1 प्लस डेल P, सॉरी सेम डायरेक्शन में, सॉरी मैं गलत बोल गया, P1 एंड P2 सेम डायरेक्शन, P1 एंड डेल P आपके एंटी क्लॉकवाइज है जबकि P2 क्लॉकवाइज है। ओके, तो यहाँ पे जो ट्रायंगल रूल लगेगा वो ये लगेगा P1 प्लस वेक्टर, सॉरी P1 वेक्टर प्लस डेल P वेक्टर इक्वल टू P2 वेक्टर। ओके, इससे अगर आप देखें तो डेल P का मान आपके पास आ जाएगा P2 माइनस P1। डेल P का जो मान आएगा वो आएगा P2, सॉरी P2 वेक्टर माइनस P1 वेक्टर। अगर इसका मोड देखें, P1 एंड P2 का मोड देखें तो आपके पास क्या आएगा, P1 एंड P2 का मोड देखें अगर, तो इसका अगर आप स्क्वायर करें तो P2 माइनस P1 और फिर इसका डॉट प्रोडक्ट और P2 माइनस P1। ओके, ये आएगा। अब यहाँ से देखें तो P2 स्क्वायर, P2 का P2 से और P1 का P1 से करेंगे तो P1 स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ से अगर ये करें तो -2 P1 P2 एंड कोस थीटा, यानी P1 एंड P2 के बीच का जो एंगल है वो कोस थीटा है। तो ये आ जाए P1 एंड P2 के मान mv के बराबर हैं। तो अगर यहाँ से कॉमन ले लें mv, तो डेल P का जो मोड का स्क्वायर आएगा वो आएगा m स्क्वायर और v स्क्वायर, और यहाँ आएगा आपका 2 माइनस 2 भी कॉमन ले जाए तो 1 माइनस कोस थीटा, और 1 माइनस कोस थीटा किसके बराबर होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और 2m स्क्वायर वी स्क्वायर। तो डेल P का मान अगर देखें, डेल P का मान देखें, मोड का मान अगर देखेंगे तो आपके पास वो आएगा 2mv साइन थीटा बाई 2, यानी यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, वर्गमूल ले लिया। ठीक है, अंडर रूट मैंने ले लिया। तो आपके पास जो चेंज इन मोमेंटा ड्यू टू डायरेक्शन क्या आया, डेल P मोड इक्वल टू 2mv साइन थीटा बाई 2 आया आपके पास, 2mv साइन थीटा बाई 2। यहाँ एक डायग्राम मैंने और बना रखा है, आगे आपके काम आएगा। तो यहाँ मैं समझा देता हूँ आपको इस डायग्राम को, क्या डायग्राम बनाया मैंने, देखिए गौर करें। ये मैंने डायरेक्शन दी है P1 की, ठीक है, और ये डायरेक्शन है आपके P2 की, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, और ये डायरेक्शन है आपके डेल P की। ओके, अब देखिए यहाँ से ये एंगल है थीटा, अगर मैं इसके मिड से क्या करूँ, यहाँ से लंब अगर डालूँगा, तो अगर आप सोचें कि सर ये थीटा बाई 2 क्यों रहा, तो ऊपर वाला अगर आप देखें तो ये इसकी मैग्नीट्यूड जो है P1 एंड P2 के समान है, तो ये एंगल भी क्या रहेगा, समान रहेगा या 90 डिग्री। तो ये जो एंगल आएगा डेल P का वो यहाँ से कितना होगा, 90 माइनस थीटा बाई 2 होगा। इसका मतलब अगर आप फाइनली डायग्राम अगर बनाएं तो ये जो डायग्राम है ये आपका न्यूक्लियस और ये आपका P1, ओके, ये डायरेक्शन और ये आपकी डायरेक्शन P2। तो डेल P का जो डायरेक्शन होगी वो ये होगी, सॉरी मैं गलत बना के थोड़ा सा और चेंज करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये आपका न्यूक्लियस, ये आपका P1, अगर ये टक्कर नहीं होती
ये इसका सेंटर पार्ट, तो सेंटर पार्ट से मैं ये एक रेखा यहाँ खींच देता हूँ, यहाँ से ये मूव होके इधर चला गया और ये आपकी P2 डायरेक्शन, ये जो एंगल है ये थीटा। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, π/2 माइनस थीटा। अब ये देखिए आपको एक चीज़ है, ये जो डायरेक्शन है, ये जो एंगल है, ये कितना होगा। तो यहाँ से मैंने समझा रखा है कि अभी आपको निकाल के दिखाया कि ये 90 माइनस क्या होगा, θ/2 होगा। ये 90 माइनस θ/2, ये फिर क्या होगा एंगल, टोटल आपका कितना होना चाहिए, टोटल 180। तो ये भी आपका कितना बचेगा, 90 माइनस θ/2 ही बचेगा, ताकि इनको ऐड करें। θ/2 और θ/2 नेगेटिव के हैं, तो ये थीटा हो गया माइनस के और ये थीटा प्लस का हो गया, 90 180 डिग्री हो गया। तो ये आप डायग्राम दिमाग में रखें। तो यहाँ पे ये चेंज इन मोमेंटा की जो डायरेक्शन है वो इंसिडेंट जो अल्फा पार्टिकल है उससे 90 माइनस θ/2 है, और ये जो चेंज हुआ है वो हमने निकाला कि 2mv साइन, इसका मोड जो आया वो आया आपके पास 2mv साइन, सॉरी 2mv और साइन θ/2। तो चेंज इन मोमेंटा इनिशियल एंड फाइनल stage is 2mv sin θ/2 and its direction with p1 vector is 90 माइनस θ/2। यानी जो डायरेक्शन चेंज के कारण जो संवेग में परिवर्तन हुआ है वो संवेग में परिवर्तन 2mv sin θ/2 हुआ है, हमने डेरिवेशन से देखा, तथा उसकी जो दिशा थी वो इनिशियल जो आपका मोमेंटा था उससे 90 माइनस θ/2 है, तथा फाइनल मोमेंटा है उससे भी क्या है 90 माइनस θ/2 है। तो ये चीज़ हमने पढ़ी। अब आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके बारे में विस्तार पूर्वक और चर्चा करूँगा। तो आज हमने बेसिकली ये पढ़ा कि पोस्टुलेट्स ऑफ रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट या रदरफोर्ड स्कैटरिंग एंड व्हाट इज इम्पैक्ट पैरामीटर एंड व्हाट इज scattered angle and change in linear momenta due to scattering and direction of change direction of momenta ड्यू टू स्कैटरिंग, ये चीज़ें हमने आज पढ़ी। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस रिलेशन तक पूर्ण रूप से पहुंचा पाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।